नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आपके सामने पुनः स्क्रीन पर मौजूद हूं और इस बार मैं आपको लिए चलता हूं दिल्ली बार एसोसिएशन 30 हजारी में, जिसे लार्जेस्ट बार भी कहा जाता है। इसके साथ कई ख्यातियां प्रचलित है, जुड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको चुनाव प्रोसेस से अवगत कराऊंगा और ऐसे शख्सियत के पास आपको लेके चलूंगा जो रोहिणी बार एसोसिएशन चुनाव आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं और अगस्त 2022 में चुनाव हुआ था। इसके बाद 15 सितंबर 2022 को जो दोबारा चुनाव दिल्ली बार एसोसिएशन में हुआ था, उसका सदस्य रह चुके हैं और चुनाव कितना फेयर कराए हैं, उनसे कई मुद्दों पर बेबाक बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ आप बने रहिए। पिछले चुनाव में क्या कुछ हुआ, जिसका गवाह थे, सामने लाइव गवाह थे, जिस तरह बताइए। जय निवास जी, बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये सब पूछ रहे हैं, क्योंकि 2020 में हमारा रोहिणी बार एसोसिएशन का चुनाव होना था। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारी हर एसोसिएशन बहुत ही डेमोक्रेटिक वे से फंक्शन करने वाली होती है और उसमें जो नुमाइंदे चुने जाते हैं वो नुमाइंदे फ्री एंड फेयरली चुने जाएं और ट्रांसपेरेंटली चुने जाएं, वही प्रयास रहता है। तो ऐसे में 2020 में मुझे रोहिणी बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया। तो बहुत सारे मुद्दे थे जो सामने आ रहे थे और उन्हीं मुद्दों को हमने एक अलग तरीके से, जो कि हिंदुस्तान में कभी भी नहीं हुआ, अलग तरीके से चेंज लाकर बहुत ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का मुहिम जुटाया। और उस मुहिम में आप देखें कि पहली बार दिल्ली में किसी भी बार एसोसिएशन में हमने QR कोड से इलेक्शन कराया और उसका प्रोसेस जो हमने रखा था कि कन्वेंशनल वे में हमारे स्लिप्स, पर्चियां हमारी मेंबर को दी जाती थी उनका आई कार्ड देखकर, और जब वो स्लिप्स इशू होती थी उन स्लिप्स को लेकर हमने 25 अपने लैपटॉप रखे हुए थे। अब स्लिप में जो हमारी होती थी उसमें बहुत छोटी सी फोटो होती थी, किसी मेंबर का पता नहीं लग पाता था, कई बार रिजेंबल करता था फेस, कई बार नहीं रिजेंबल करता था। लेकिन लैपटॉप में जब वो स्लिप देते थे और उनका नंबर निकाला जाता था तो पूरा उनका चेहरा लैपटॉप में आता था, तो पता लग जाता था कि हाँ ये एक्चुअल मेंबर है या नहीं है। तो वो लैपटॉप में देखने के बाद कि हाँ ही इज द सेम पर्सन, तो उसको QR कोड इशू किया जाता था और वो QR कोड लेकर जैसे ही स्कैन होता था वो वोटिंग एरिया में वोट डालने के लिए वोटर जाता था। और ये सारी चीजें जैसे ही स्कैन होता था तो बहुत सारे डिस्प्ले बोर्ड हमने रोहिणी में लगाए हुए थे और उन डिस्प्ले बोर्ड में उनका जो भी मेंबर वोट डालने के लिए जाता था, स्कैन उनका पूरा ब्यौरा आता था डिस्प्ले बोर्ड पर। तो वो ट्रांसपेरेंसी के लिए था कि कोई गलत मेंबर, कोई गलत वोटर, कोई फेक वोटर वोट अपना कास्ट ना कर पाए। और वो सारी डिटेल हमने कंट्रोल रूम बना रखा था, उसमें भी हमारा डिस्प्ले बोर्ड लगा था, हर सेकंड का उसमें पता था कि कौन वोटर वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहा है और उसकी पूरी डिटेल भी सामने होती थी। और जैसे ही वो अपना वोट कास्ट करता था तो उस समय हमने 2021 में हमारा इलेक्शन हुआ था मार्च में, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का, हमने वीवीपैट मशीन भी लगा रखी थी और जो वोट कास्ट हुए और जो वीवीपैट मशीन की रिसीट्स थी वो इक्वल थी। दैट शोज कि ट्रांसपेरेंसी उस इलेक्शन में कितनी थी और फ्री और फेयर इलेक्शन था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कंट्रोल रूम में जुडिशियल ऑफिसर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, उस समय मिस्टर SK गुप्ता थे जब हमने 2021 में इलेक्शन कराया रोहिणी कोर्ट में, और इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन श्री मुकेश गुप्ता जी थे। उनके साथ और भी जुडिशियल ऑफिसर्स एक चक्कर लगाते थे, चले जाते थे और इलेक्शंस में इस तरीके से होता था। लेकिन
वहां पर उन्हें इतना अच्छा लग रहा था, कंट्रोल रूम में ऑलमोस्ट 4-5 घंटे बहुत सारे वो हमारा पूरा कंट्रोल रूम जुडिशियल ऑफिसर से भरा हुआ था, क्योंकि हर सेकंड का ब्यौरा था। अब कितने वोट हो गए, इतने मिनट में कितने वोट हो गए, किस वोटर ने कितने बजे कितने मिनट कितने घंटे कितने बजे कितने मिनट कितने सेकंड में वोट अपना कास्ट किया। एवरीथिंग वाज विजिबल एंड ट्रांसपेरेंट। तो दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम हमने डिजिटाइज्ड इलेक्शन कराया, जो हिंदुस्तान की किसी भी बार एसोसिएशन में कभी भी नहीं हुआ। इसी में आगे चलता हूँ तो श्री मुकेश गुप्ता जी 30,000 कोर्ट बार एसोसिएशन के जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसके भी इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, और अगस्त में यहाँ इलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट होने की वजह से दैट इलेक्शन वाज कैंसिल्ड, और उसके बाद सितंबर में इलेक्शन हुआ। तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए I was one of the 7 members who were chosen to conduct the elections. मैंने वही प्रोसीजर जो कि मैंने रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में किया था, सेम प्रोसीजर मैंने 30,000 में भी किया, और बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन 30,000 में कंडक्ट हुआ। और हमारी 14 एग्जीक्यूटिव कमेटी की पोस्ट थी 30,000 में, जिनके ऊपर इलेक्शन कंडक्ट हुआ। उसमें श्री नितिन अहलावत जी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, श्री मनीष कुमार शर्मा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, और श्री गिरीश कौशिक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, और अतुल कुमार शर्मा जी ऑनरेरी सेक्रेटरी इलेक्ट हुए। तो बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन था और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था, और वी डिड दैट विद द सेम प्रोसीजर बाय व्हिच वी कंडक्टेड द इलेक्शन ऑफ रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन। तो क्या आपने कई इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, अपनी अहम रोल अदा की है, इसमें कहीं फेरबदल, ऊंच नीच या लोगों का आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, लेकिन जो इलेक्शन होता है उसमें कहीं भी बीच में वोकसबाजी या प्रत्याशी अपना कुछ चलाने का प्रयास करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वकीलों के इलेक्शन होते हैं, एक उत्सव की तरह मनाए जाते हैं, सब अपना जीतने के लिए प्रयास करते हैं, और ये बहुत ही भाईचारे के इलेक्शन होते हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन को गलत तरीके से कोई अपने फेवर में कराना चाहे, कोई प्रेशर डाले, कोई फेक वोटर्स आए। 1-आधा% वो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। उसके लिए हम कितनी भी कोशिश कर लें, इम्प्रूवमेंट की हर बार जरूरत होती है। वो इम्प्रूवमेंट आगे समय के साथ साथ जैसे जैसे चीजें बदलाव आता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, वो बदलाव तो जरूरी है। वैसे हमारे इलेक्शन बहुत ही बार एसोसिएशंस के फेयर होते हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सब बहुत भाईचारे से इलेक्शन होते हैं। वहाँ कहीं भी कोई एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसा नहीं है, वो तो एक उत्सव की तरह उसको इलेक्शंस को देखते हैं सभी। पिछले चुनाव को देखते हुए, चुनाव सिस्टम को देखते हुए, बार एसोसिएशन के अलग अलग कोर्टों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें आगे और क्या गुंजाइश है विकास करने की, नई टेक्निक की, नए सुधार की, क्या कुछ हो सकता है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आती जा रही है, तो आगे डेवलप तो विकास तो होना ही चाहिए इलेक्शन में। तो हर बार जैसे अब आगे आने वाली इलेक्शन है, अब दिल्ली में सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, सबका एक ही डेट में इलेक्शन होना है, एक्सेप्ट राउज एवेन्यू कोर्ट। तो ऐसा माननीय हमारे कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो उसमें जो भी बदलाव उस समय जो भी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन होंगे, तो वो जो भी अपने हिसाब से, समय के हिसाब से, लेकिन यहाँ के जो भी हमारे बार एसोसिएशंस के इलेक्शन होते हैं जनरली बहुत ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर होते हैं। तो वो बहुत फ्री एंड फेयर ही होंगे, और टेक्नोलॉजी में बदलाव आते हैं तो चीज़ों में बदलाव तो आते ही हैं। इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो एक ही दिन, एक तारीख में होंगे। उसका कारण क्या है और उसका इफेक्ट या आने वाले फायदा क्या हो सकता है? दरअसल में हमारी सभी बार एसोसिएशंस ने कंसंट्रेटेड ऑर्डर दिया, ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट से पास करवाया था, जिसमें ये था कि एक ही दिन सभी बार एसोसिएशंस के इलेक्शन हो जाएं। तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, उसको मानना पड़ेगा। हालांकि मेरा अगर पर्सनल मानने वाली बात है, मेरा पर्सनल व्यू है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे बार एसोसिएशन एक सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी में वी आर कैपेबल अनफ to conduct our own election in a very free and fair manner, and the judiciary shouldn't interfere in that. अब बार बार जैसे कई चीज़ें इम्पोज कर दी गई या कहीं कई कंडीशंस रख दी गई जुडिशियल ऑर्डर से, तो उससे जो बार के मेंबर्स हैं काफ़ी बहुत खफा हैं
कि हम क्या टेस्ट भी देने पड़ेंगे अब या कुछ और करने पड़ेंगे, और बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी हो गए हैं जो हु डू नॉट वांट टू कास्ट देयर वोट। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शंस को अगर जुडिशियल इंटरफियरेंस होता है तो हम फ्री एंड फेयर नहीं कह पाएंगे। ये मेरी पर्सनल राय है। जैसा कि दिल्ली बार एसोसिएशन एशिया का बिगेस्ट एसोसिएशन है, और अगर इसकी बात करें तो महज एक एनजीओ 1860 सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत होता है, लेकिन जब वकीलों के साथ यह एसोसिएशन जुड़ जाता है इसकी अहमियत काफ़ी ऊंची हो जाती है। ऐसे में अभी 30% जो डिमांड चल रहा आरक्षण का, रिजर्वेशन का, आपके हिसाब से क्या उचित क्या अनुचित? देखो, हमारी दिल्ली बार एसोसिएशन वन ऑफ द बिगेस्ट बार है, पेरेंटल बार है दिल्ली की जितनी भी बार्स हैं उनकी, एंड आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन। हमारे यहाँ जो 30% का जो ऐसा विचार चल रहा है, या जुडिशियल इंटरफेरेंस कहें या कंसेंटेड ऑर्डर ऐसा करवाना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में एक बात कहूँगा। जेंडर बायस यहाँ नहीं होना चाहिए। मातृशक्तियाँ हमारे सभी बहनों को, सभी माताओं को यहाँ इलेक्शन में, जो भी हमारे लेडी मेंबर हैं, सबको इलेक्शन कंटेस्ट करने का हक होता है और करते भी हैं। जैसे पटियाला हाउस कोर्ट में 4 बार संतोष मिश्रा जी प्रेसिडेंट रही, हमारे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रेनू अग्रवाल रही, और कई 3-3, 4-4 मेंबर हर पोस्ट पर। इस बार भी हमारे यहाँ 3 लेडी मेंबर हैं, हमारे यहाँ हर बार होती हैं। तो उसमें अगर रिजर्वेशन करते हैं तो ये देखें कि हमारे टोटल मेंबर कितने हैं, लेडी मेंबर उनमें से कितनी है। लेकिन अगर रिजर्वेशन की बात आती है तो एक रिजर्वेशन शुरू हुई तो दूसरी खुल जाएगी। तो हम एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो हम इंटेलेक्चुअल क्लास होने से वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू आवर बाई लॉज, और उसमें अगर हम ऐसी रिजर्वेशंस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको मैं फ्री एंड फेयर नहीं मानूंगा। तो यही सच, तो यही कहना आप चाह रहे हैं कि 30% का रिजर्वेशन सोसाइटी के अंदर इलेक्शन में नहीं होना चाहिए? मैं ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए की बात नहीं करता। आज भी किसी भी लेडी मेंबर को हमारे किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी की पोस्ट पर कंटेस्ट करने से कोई, देयर इज नो सच बार, और वो कंटेस्ट करती भी हैं। तो हम सभी जेंडर बायस ना करते हुए हम सभी इक्वल हैं। वी आर एडवोकेट्स, वी डोंट नीड एनी रिजर्वेशन इन दैट रिगार्ड। अगर हम एडवोकेट्स हैं तो चाहे लेडी मेंबर है चाहे जेंट्स हैं, वी आर ऑल इक्वल, and they have equal right to contest the election and they have been contesting. So reservation उसमें करना तो that will go against a free and fair election. आप देख रहे थे आरडी वक्स को, सुन रहे थे लाइव आरडी वक्स को, जो जिन्होंने न केवल रोहिणी और दिल्ली बार एसोसिएशन बल्कि कई ऐसी प्रख्यात चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं, और अपने सलाह से, अपने कार्यों से वाकई वकीलों के बीच प्रख्यात भी हैं। अपने बिल्कुल निष्पक्ष कार्यों को लेकर आपको खबर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, और वश से कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए। मैं दोबारा इनके पास आऊँगा। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।